कंजूस की खर्चीली बीवी। कई बार हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। ऐसा ही कुछ कानपुर में रहने वाले तुकाराम के साथ हुआ। तुकाराम अपनी पत्नी बबीता और 2 बच्चों सोनू और पिंकी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। शहर में उसकी बर्तनों की दुकान थी। दुकान अच्छी चलती थी, लेकिन उसकी अपनी नहीं थी, किराए पर थी, इसलिए बहुत ज्यादा बचत नहीं हो पाती थी। तुकाराम एक नंबर का कंजूस था। पैसे बचाने के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं था। उसकी पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी। एक दिन बबीता तुकाराम से, सुनो जी, कुछ पैसे चाहिए, सोनू और पिंकी के स्कूल की फीस भरनी है। अगले हफ्ते पिंकी का बर्थडे है तो नए कपड़े भी लेने होंगे उसके लिए, और घर का राशन भी खत्म होने वाला है। 7-8 हजार दे दो, इतने में हो जाएगा। 7-8 हजार? तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसों की खान है क्या है? इतने पैसों में तो न जाने क्या हो जाएगा। दुकान का किराया देना है, घर का किराया देना है? पर तुझे इस सब से क्या मतलब? तू तो बस पैसे उड़ाना जानती है। अभी दुकान पर जा रहा हूं, शाम को दे दूंगा कुछ पैसे। राशन ले आना, बाकी बाद में देख लेंगे। आपका तो हमेशा का ही नाटक है। अरे ना तो कभी बच्चों को और मुझे कहीं घुमाने ले जाते हो। बेचारे बच्चे आपका गुस्सा देखकर पहले ही डर जाते हैं, कुछ नहीं मांगते। बाहर खाना खाए तो जमाने हो गए, नए कपड़े खरीदने को कहो तो मुंह सड़ा लेते हो। मेरी बहनों को देखो कैसे ठाट से रहती हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसे कंजूस आदमी के पल्ले पड़ गई। हाँ, तू तो बड़े राजा महाराजा के खानदान से आई है? कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, रत्ती भर की भी अक्ल नहीं है तुझे। 2 रुपए की चीज 2 हजार में खरीद लाती है और कहती है किस्मत फूट गई। बच्चों को भी अपने जैसा ही बना रही है। वो देखो, पूरे घर की लाइटें जल रही हैं और टीवी भी चल रहा है। मैं नहीं भरूंगा बिजली का बिल इस बार। हाँ, तब पता चलेगा तुम सबको। तुकाराम गुस्से में दुकान के लिए निकल जाता है और बबीता भी गुस्सा पीकर घर के कामों में लग जाती है। तुकाराम को फालतू खर्च बिल्कुल पसंद नहीं था, या यूं कहें उसे तो खर्च ही पसंद नहीं था। अपने दोस्तों में भी तुकाराम अपनी कंजूसी को लेकर बदनाम था। दोस्तों के बीच जब भी खर्चे की बात आती, तुकाराम बड़ी ही चालाकी से टाल जाता था। उसी शाम तुकाराम का दोस्त रवि उसकी दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे भाई तुकाराम, अरे कैसे हो यार, है? दुकान में तो बड़ी भीड़ लगी है? लगता है खूब नोट छाप रहे हो। तो तुम्हारे कलेजे में क्यों दर्द हो रहा है? जल्दी बताओ, इधर कैसे आना हुआ? अरे भाई, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हो, हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। आज सब दोस्त खाली हैं, शाम को पूरी मंडली का पार्टी करने का प्लान है। पिछले महीने किशन भैया ने पार्टी दी थी, इस हफ्ते तुम्हारी बारी है। बस यही याद दिलाने आया था। नहीं भाई नहीं, इस महीने तो बड़ा खर्चा हो गया है। अभी दुकान आते आते ही बीवी ने 10 खर्चे गिना दिए। इस महीने तो नहीं कर पाऊंगा। इस महीने तुम इंतजाम कर लो। है मेरी बारी फिर कभी, ठीक है? शाम को मिलते हैं फिर, हैं? अच्छा। अरे रहने दो। तुका भैया। तुम तो हर बार गोली दे देते हो। एक नंबर के कंजूस हो तुम। रवि नाराज होकर वहां से चला जाता है और तुकाराम चैन की सांस लेता है। तुकाराम की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ पैसे जोड़ने में थी, खर्च करने में नहीं। उसी दिन तुकाराम घर लौटने के बाद अपनी पत्नी से, अरे ओ भगवान, तुम भी क्या याद रखोगी। ये लो 5 हजार, कर लो जो खर्चा करना है और जल्दी से चाय पिला दो, फिर दोस्तों के साथ जाना है जरा। 5 हजार? इसमें क्या होगा? मैंने आपको बताया था ना कितने काम हैं, इसमें कैसे होगा? क्या करूं, अब जान दे दूं क्या है? इतना ही है मेरे पास। ठीक है, मत दो। अब न चाय मिलेगी और ना ही खाना। घर का कोई काम नहीं करूंगी, तब पता चलेगा कि खर्चा किसे कहते हैं। बबीता की इसी धमकी के आगे हर बार तुकाराम को झुकना पड़ता था। हार मानकर तुकाराम को बबीता को और पैसे देने ही पड़े। दोनों के बीच कहासुनी होती रहती थी। बबीता यूं ही खर्चे गिनाती और तुकाराम इसी तरह नाराज हो जाता। एक दिन तुकाराम दुकान से घर लौटकर, अरे ओ सोनू की माँ, अरे कहाँ हो?
क्या हुआ जी, बड़ी जल्दी आ गए दुकान से? और ये मैं क्या देख रही हूँ, आपके हाथ में मिठाई? अरे, ये चमत्कार कैसे हो गया जी? अरे फालतू की बकवास मत किया कर। मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। हाँ, मुंह मीठा कर और बच्चों को भी बुला, उन्हें भी खिला। पर हुआ क्या, ये तो बताइए। अपनी जो दुकान है ना, अब हमें उसका किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने वो दुकान खरीद ली है। तुझे तो मैं कंजूस लगता था ना, देख ले। तेरी तरह पैसों का दुश्मन बना रहता तो कभी इतना बड़ा काम न कर पाता। पूरे 20 लाख में खरीदी है, 20 लाख में अपनी दुकान। हाँ। अरे वाह, सच कह रहे हैं आप? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। चलो अच्छा है, आपकी कंजूसी किसी काम तो आई। अब तो फिर मुझे गुस्सा दिला रही है। हाँ, जा और बच्चों को बुला कर ला, जल्दी जा। बबीता मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है और बच्चों को बुला कर लाती है। सभी लोग मिलकर मिठाई खाते हैं। बबीता तुकाराम को दुकान खरीदने की खुशी में उसके दोस्तों को घर बुलाकर पार्टी करने को कहती है, लेकिन तुकाराम उसे साफ मना कर देता है। अब तो तुकाराम और भी ज्यादा कंजूस हो गया था, क्योंकि अब उसे अपनी बगल वाली दुकान भी खरीदनी थी। उधर बबीता को लगने लगा था कि शायद दुकान खरीद लेने के बाद तुकाराम की कंजूसी कम हो गई होगी, जो कि उसकी गलत फहमी ही थी। सुनिए जी, अगले हफ्ते राजीव की शादी है, आप भूले तो नहीं? इकलौता भाई है मेरा, मुझे पूरे 20,000 चाहिए। कम से कम 3 जोड़ी कपड़े खरीदने हैं मुझे अपने और बच्चों के लिए। आपको भी जो पहनना हो बता देना, मैं खरीद लाऊंगी। और हाँ, उसके पैसे अलग से देना। 20,000? अरे तू पागल हो गई है क्या? है, तेरे भाई की शादी है, तेरी नहीं। मैं देख रहा हूं, जब से मैंने दुकान खरीदी है तब से तेरा दिमाग 7वें आसमान पर है। जरा जमीन पर आ जा, मेरे पास नहीं है इतने फालतू पैसे। हाँ। क्या जी, अब तो दुकान का किराया भी नहीं जा रहा, पैसे तो बच ही रहे होंगे। मुझे तो लगा था कि दुकान खरीदने के बाद आपकी कंजूसी कुछ कम हो गई होगी, लेकिन आप तो और भी ज्यादा कंजूस हो गए हो। बबीता रोती हुई वहां से चली जाती है और कई दिनों तक गुस्से में उसने घर के काम भी नहीं किए। हार मानकर तुकाराम उसे पैसे दे देता है। एक दिन खेलते वक्त अचानक छोटी बेटी पिंकी छत से नीचे गिर जाती है। उसके सिर पर गहरी चोट आती है और बहुत खून बह जाता है। तुकाराम और बबीता उसे अस्पताल लेकर भागते हैं। डॉक्टर पिंकी की जांच करते हैं और बताते हैं, देखिए, बच्ची का बहुत खून बह चुका है और इंटरनल ब्लीडिंग अभी भी हो रही है, जिसे रोकने के लिए हमें तुरंत ही सर्जरी करनी होगी। आप जल्दी से रिसेप्शन पर 3 लाख रुपया जमा कर दीजिए ताकि सर्जरी की तैयारी शुरू हो सके। क्या कहा? 3 लाख? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। देखिए, हम सर्जरी कर सकते हैं और वो करेंगे भी, लेकिन फीस तो आपको जमा करनी ही होगी ना। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तुकाराम गुस्से से बबीता को देखता है और कहता है, क्यों री, कहां मर गई थी तू? है, कैसे गिर गई पिंकी? अब कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? ऊपर से ये डॉक्टर, ये भी लूटने को बैठे हैं बस। चल जल्दी से पिंकी को लेते हैं और सरकारी अस्पताल चलते हैं, वहां इलाज कराएंगे। तुकाराम की बात सुनते ही बबीता का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में तुकाराम से कहती है, हद हो गई, आज तो आपने सारी हदें ही पार कर दी। इतनी कंजूसी! अरे आपकी बेटी है वो, उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे पैसों का? सरकारी अस्पताल में अगर ढंग से इलाज नहीं हुआ तो? मुझे कुछ नहीं मालूम, पिंकी का इलाज होगा और यहीं होगा। ज्यादा मत बोल। है, अरे तुझे क्या लगता है मैं पिंकी से प्यार नहीं करता है? अरे मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तुझे नहीं पता क्या? सारे पैसे तो दुकान खरीदने में लग गए, अब कुछ नहीं है मेरे पास। बबीता गुस्से से वहां से चली जाती है। तुकाराम भी उदास हो जाता है। वो कंजूस तो था, लेकिन अपनी बेटी पिंकी से बहुत प्यार करता था। वो भी उसे ठीक देखना चाहता था, लेकिन सच में इस बार उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने दोस्तों को फोन लगाता है, पर कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। तुकाराम अस्पताल में बैठा रोने लगता है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। तुकाराम पलट कर देखता है, वो बबीता थी, हाथों में एक बैग लिए। वो बैग तुकाराम को देती है और कहती है, ये लीजिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें 4 लाख रुपए हैं। अब तुरंत पिंकी का इलाज शुरू करवाइए, जल्दी कीजिए। हैं? इतने पैसे कहां से आए ये? ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, फिलहाल आप देर मत कीजिए,
चलिए आप फीस जमा कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से मिलती हूँ। तुकाराम ऐसा ही करता है। डॉक्टर पिंकी की सर्जरी करते हैं। ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। पिंकी अब खतरे से बाहर थी। इसके बाद तुकाराम बबीता से कहता है, भगवान का शुक्र है, अपनी पिंकी बिल्कुल ठीक है ना? अब बता मुझे, तू कहाँ से लाई इतने पैसे? देखिए जी, आप कंजूस हो ये तो मुझे शादी के तुरंत बाद ही समझ आ गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खर्चीली हूं, ये आपका वहम है। शादी के इन 12 सालों में जब भी मैंने आपसे पैसे लिए, उसमें से बस जरूरत भर का ही खर्च किया और बाकी पैसे अपने पास संभाल कर रखती थी। सोचा था कि वक्त आने पर बच्चों के और अपने शौक पूरे करूंगी। लेकिन आज पिंकी की हालत देखकर मुझे भी समझ आ गया कि वाकई पैसे बचाना कितना जरूरी है। ये वही पैसे हैं जो मैंने इतने सालों से जोड़ कर रखे थे। मैं समझती हूँ कि फालतू खर्च अच्छी बात नहीं, लेकिन जरूरी खर्चों को रोककर बच्चों का मन मारना या अपनी खुशियों से महरूम रहना, ये भी तो ठीक नहीं। बबीता की बात सुनकर तुकाराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बबीता से माफी मांगता है और कहता है, देख, मुझे माफ कर दे बबीता, मैं तेरा और तेरे बच्चों का दोषी हूं। पैसे बचाने के आगे मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। कुछ ही दिनों में पिंकी बिल्कुल ठीक हो गई और पहले की तरह हंसने खेलने लगी। अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब तुकाराम जब भी दुकान से लौटता बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर लाता और महीने में एक बार पूरा परिवार घूमने और बाहर खाना खाने जाता। तुकाराम अपने दोस्तों को भी कभी कभी पार्टी के लिए घर बुलाने लगा। अब हर कोई खुश था क्योंकि खर्च और बचत के तालमेल के साथ ही तुकाराम और बबीता के रिश्ते में भी तालमेल आ चुका था।